हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, अभी तैयारी। आई होप कि वो भी अच्छी चल रही होगी। बच्चों अब साथ साथ हम पढ़ते चलेंगे और उसके साथ ही हम रिवीजन करते हुए चलेंगे ताकि हमें एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और चीजें हमें याद रहें। ठीक है, तो अभी हम यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे थे जिसमें हमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहली क्लास में हम लोगों ने इसके पहली क्लास हम लोगों ने पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था बैक्टीरिया के डिस्कवरी देखी थी और बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, अभी तक देखा था। ठीक है, ये हमारा पहला ही सिलेबस का हमारा पहला ही टॉपिक है जिसमें हमें बैक्टीरिया का भी स्ट्रक्चर पढ़ना है और हमें आर्किया का भी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में जाना था, पढ़ा था। और आज का जो हमारा ये वीडियो है जो इसमें हम आर्किया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें तो जो भी हम सबसे पहला यही सवाल बनता है कि सर आर्किया में और बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है, जबकि दोनों ही प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है बच्चों, देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना उनको 3 डोमेन्स में क्लासिफाई किया गया। अगर हम लोग देखें तो जिसमें हम लोग पहला देखें बैक्टीरिया है, दूसरा जो आर्किया है और थर्ड है यूकैरिया। ठीक है, बैक्टीरिया में सारे के सारे बैक्टीरिया रखे हुए हैं और आर्किया देन यूकैरिया को भी अगेन 5 डोमेन्स में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें ये बैक्टीरिया जो है ना आर्किया से पहले इसकी डिस्कवरी की गई थी। ठीक है, और जो आर्किया है बहुत देर बाद आर्किया का डिस्कवरी किया गया था। जबकि अगर देखा जाए और ऐसा साइंटिस्ट का भी मानना है कि जो आर्किया है ना सबसे पहले आर्किया ही अर्थ सरफेस पे इनका ओरिजिन हुआ था, यानी कि बैक्टीरिया से भी ज्यादा पुराने पहले सबसे पहले अर्थ सरफेस पे कौन आया, आर्किया। ठीक है, और इनके बहुत जगह इनके फॉसिल्स के रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं जिससे ये साबित होता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि आर्किया सबसे पहले यहां पे आए। देन इनके एवोल्यूशन जब हुआ तो आर्किया से हमें बैक्टीरिया का एवोल्यूशन हुआ। बट बैक्टीरिया पे क्या है कि बहुत ज्यादा हमें रिसर्च वगैरह देखने को मिलते हैं, यानी कि बैक्टीरिया पे बहुत ज्यादा काम हुआ है। इस वजह से हमें बैक्टीरिया के बारे में ब्रॉड लेवल पे सुनने जानने को मिलता है, जिससे कि हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या इसके यूजेस है, क्या यूजफुल इफेक्ट है और क्या हार्मफुल इफेक्ट है। ठीक है, बट वहीं पे अगर हम आर्किया की बात करें तो आर्किया पे इतनी सारी डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई है और ना ही इसके बारे में इतना रिसर्च हुआ है। इस वजह से हमें आर्किया का जो बारे में जो है वो जानने और सुनने को कम मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम आज डिस्कस करते हैं आर्किया के बारे में कि आर्किया क्या होते हैं, उनका इंट्रोडक्शंस देखेंगे। ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है आर्किया का, यानी कि सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है आर्किया का, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में मे भी हो सकता है ये सवाल पूछता हो कि आर्किया एंड बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, दोनों के जो भी सेल स्ट्रक्चर होते हैं उनमें डिफरेंस पूछ सकता है। और डिफरेंस में अगर हम लोग देखें तो उनका जो अगर मेन डिफरेंस देखें आर्किया और बैक्टीरिया में तो हमें सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है कि अगर सेल स्ट्रक्चर की बेसिस पे देखें तो जो आर्किया का सेल स्ट्रक्चर होता है, सॉरी सेल वॉल होता है। ठीक है, और जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है, दोनों ही अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यही सबसे ज्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले जो आर्किया है वो जो टर्म है वो सबसे पहले डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है आर्कियोज, जिसकी मीनिंग होती है एशियंट और प्रिमिटिव और वेरी ओल्ड। ठीक है, जो आर्किया होता है वो टर्म सबसे पहले डिराइव फ्रॉम द आर्कियोज, आर्किस,
मीनिंग जो होती है उसका होता है एशियंट होता है, यानी कि पुराना या प्रिमिटिव बहुत पहले का, और वेरी ओल्ड यानी कि जो आर्कियंस है वो सब बहुत पहले हमारे अर्थ सरफेस पे सबसे पहले डिराइव हुए, ठीक है। और उसके बाद इनके इवोल्यूशन से हमें बैक्टीरिया वगैरह का इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बट इसके बारे में या फिर इसके बारे में जो डिस्कवरी और रिसर्च थी वो बैक्टीरिया के बाद आर्किया पे की गई, ठीक। फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1977 बाय द कार्ल वूज एंड जॉर्ज ई फॉक्स, यानी कि सबसे पहले जो आर्किया की डिस्कवरी हुई थी वो 1977 ईस्वी में कार्ल वूज नामक साइंटिस्ट और जॉर्ज ई फॉक्स नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसकी बारे में डिस्कवरी की थी, आर्किया के बारे में। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म अपीयर्ड ऑन द अर्थ सरफेस, ये सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है जो अर्थ सरफेस पे अर्थ सरफेस पे अपीयर्ड हुआ था, बट इसकी डिस्कवरी जो है वो लेट हुई, ठीक है। अब इसको हम लोग सबसे पहले ये अपीयर्ड हुए हैं, इसको हम लोग क्यों कहते हैं और क्यों ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम आगे देखते हैं कि पढ़ेंगे। तो हम इसके डिफिनेशंस के बारे में देखते हैं कि अगर आपसे पूछते हैं आर्किया क्या होते हैं तो उनका हम डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। इट इज ए सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द बैक्टीरिया, ये सिंगल सेल यानी कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म है, जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द बैक्टीरिया, यानी कि इनका जो जेनेटिकली ये बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया की तरह सेम टू सेम नहीं होते हैं, जिस वजह से इनको बैक्टीरिया डोमेन से एक अलग डोमेन आर्किया में रखा गया है। सबसे पहले साइंटिस्ट ने जब इसकी डिस्कवरी की थी, इसको हम लोग सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो कहीं कहीं पे अगर आपको ये लिखा हुआ मिलता है आर्की बैक्टीरिया एंड आर्किया, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज है। जो पहले के साइंटिस्ट थे यानी कि हम ही लोग जब उसके बारे में पढ़ते थे तो हम आर्की बैक्टीरिया के नाम से जानते थे, बट इन मॉडर्न डेज इसको हम आर्किया के नाम से जानते हैं, ठीक है। आर्किया हम इसको बेसिकली कहते हैं। आर्किया कैन बी सर्वाइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन, यही एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है आर्किया की जो बैक्टीरिया से इसको अलग बनाती है, और इसको एक अलग पहचान है आर्किया की अपनी खुद की, कि ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में अपने आप को सर्वाइव करता है। यानी कि अगर हम देखें ये जो आर्किया होते हैं वो बेसिकली कहां हमें देखने को मिलते हैं, एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी कि जहां पे इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत ज्यादा हार्श होता है, ठीक है, वहां पे हमें ये देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। यानी कि आर्किया को हम लोग एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, सर्वाइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन। एक्सट्रीमोफाइल्स मींस लिव्स इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन। वो कौन से एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, जैसे हाईली एसिडिक, यानी कि जो आर्किया होते हैं वो बेसिकली हाईली एसिडिक प्लेस पे मौजूद होते हैं, ग्रो करते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। हाईली टेम्परेचर, यानी कि जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, एबव द 100 डिग्री, वहां पे हमें ये आपको ग्रो करते हुए आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। हाईली प्रेशर, जहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, एबव दी 200, ठीक है, वहां पर भी हमें देखने को मिलते हैं। और डीप मैराइन वाटर, जहां पे समुद्र की गहराई में या फिर मैराइन सैलाइन वाटर में भी हमें देखने को मिलते हैं। एंड कोल्डेस्ट प्लेस पे भी हमें देखने को मिलते हैं। इस वजह से हम लोग जो आर्किया होती है उसके इट इज ऑल्सो नोन एज द एक्सट्रीमोफाइल, यानी कि ये बेसिकली कहां रहते हैं, लीव्स इन द एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आया यहां तक डिफिनीशन उसके बारे में। जिस भी बच्चे को जहां भी कोई प्रॉब्लम होती है वो कमेंट बॉक्स में हम मुझसे पूछ सकता है, या फिर टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं कि सर यहां पे ये चीजें नहीं समझ में आई, ठीक है। और बच्चों हम लोग यहाँ पे एक एक टॉपिक करके कवर करेंगे और पढ़ेंगे, और एग्जाम से पहले हम लोग एग्जाम को अभी एग्जाम के लिए भी हम लोग प्रिपेयर्ड होंगे, ठीक है। उसके लिए हम लोग बहुत सारे
मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, और जो भी हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे वो आपको मॉडल पेपर के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा और आपको लिखने की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आपके एग्जाम से पहले सारी चीजें आपको प्रिपेयर करके आपके एग्जाम में भेजा जाएगा, ताकि वहां पे जाते ही जब आपके क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए तो ऐसा देखने से ना लगे कि सर ने ये क्वेश्चन तो पढ़ाया ही नहीं है। पेपर देखते ही आपको कहना चाहिए कि 10 क्वेश्चन है उसमें से 5 सॉल्व करना है, तो आपको यह सोचना है कि 5 क्वेश्चन में कौन सा करूं, क्योंकि 10 के 10 क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं, ठीक है। आपको देखने से यह लगना चाहिए कि 10 क्वेश्चन मेरे को आ रहे हैं, ठीक। उसमें से 5 आप वो बेस्ट सेलेक्ट करेंगे जिसको आप बहुत अच्छे से, जिसमें डायग्राम वगैरह फ्लो चार्ट हो और आप अच्छे से इलैबोरेट कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब वहीं पे हैबिटेट, यानी कि हैबिटेट की हमने बात अभी की कि जस्ट ये एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर जहां पे इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है वहां पे ग्रो करते हैं, बट उनको डिटेल में देखते हैं। लिव्स इन दी बहुत एक्सट्रीम एंड मॉडरेट इन्वायरमेंटल कंडीशन। अभी तक हम लोगों ने देखा कि ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ साथ ये मॉडरेट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में भी अपने आप को सर्वाइव करते हैं, न कि जबकि अगर हम बैक्टीरिया वगैरह की बात करें तो वो इनके कंपैरिजन इतने एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। और जो हमारे आर्किया हैं इसी वजह से इस पे ज्यादा रिसर्च या काम नहीं हो सकता, क्योंकि इनके लिए जो भी एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन वगैरह रिक्वायर्ड होती है वो लैब में आसानी से उसको हम ग्रो नहीं करा सकते। इस वजह से इस पे रिसर्च वगैरह का काम जो है वो बहुत कम हुआ है। On the basis of the habitat, archaea is 2 types, extremophiles and methanogenes। अब एक्सट्रीमोफाइल्स क्या होते हैं, यानी कि हैबिटेट के बेसिस पे जो हमें आर्किया है उनको 2 क्लास में यानी कि 2 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है, एक्सट्रीमोफाइल्स एंड मिथेनोजेंस। एक्सट्रीमोफाइल्स की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली कहां सर्वाइव करते हैं, सर्वाइव्स इन द एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस, यानी कि जहां पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस होगा, हाईली सैलाइन होगा वहां का इन्वायरमेंट, हाईली टेम्परेट होगा, हाईली एसिडिक होगा, एल्कलाइन होगा, या फिर हाईली कोल्डेस्ट एरिया होगी, इन्वायरमेंट कंडीशन होगा, वहां पे ये जो एक्सट्रीमोफाइल्स हैं वो वहां पे ग्रो करेंगे। और मिथेनोजेंस वो ऐसे आर्किया होते हैं जो कि बेसिकली ग्रो करते हैं मॉडरेट इन्वायरमेंट में, यानी कि ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के साथ साथ मॉडरेट इन्वायरमेंट यानी कि एक में भी ग्रो करते हैं, ठीक है। अब एक्सट्रीमोफाइल्स में वही बात फिर से कि हेलोफाइल्स ऐसे हेलोफाइल्स हैं, थर्मोफाइल्स हैं, एसिडोफाइल्स हैं, ये कुछ टाइप्स हैं एक्सट्रीमोफाइल्स की जो कि जिसकी हमने अभी बात की। और हेलोफाइल्स क्या होते हैं, सर्वाइव हाई साल्ट कंटेनिंग इन्वायरमेंट, यानी कि ऐसे आर्किया जो हाई साल्ट कंटेनिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को ग्रो कराते हैं उनको हम लोग हेलोफाइल्स आर्किया बोलते हैं। देन अगर वहीं पे हम लोग बात करें थर्मोफाइल्स की तो ग्रो ओनली वेरी हॉट इन्वायरमेंट, यानी कि ये ऐसे आर्किया हैं जो सिर्फ और सिर्फ हॉट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, वेरी हॉट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में अपने आप को ग्रो कराते हैं, उनको हम लोग थर्मोफाइल्स बोलते हैं। और ये जो थर्मोफाइल्स होते हैं आप लोग समझिए कि ये 100 यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा टेम्परेचर पे भी ये थर्मोफाइल्स जो भी आर्किया होते हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एसिडोफाइल्स की तो ये ऐसे वो आर्किया होते हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म हैं आर्किया के जो एसिड लवर होते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस होता है वो ये वहां पर ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक्सट्रीमोफाइल्स की बात कर ली। अब मिथेनोजेंस क्या होते हैं ये आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है आपके एग्जाम में 3.5 मार्क्स या फिर 7.5 मार्क्स का 7 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि मेथेनोजेंस क्या होते हैं या फिर थर्मोफाइल्स क्या होते हैं, हेलोफाइल्स क्या होते हैं, ठीक है। मेथेनोजेंस क्या होते हैं, लिव्स इन द एनारोबिक इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी कि ये वो आर्किया होते हैं जो मॉडरेट कंडीशन में, मॉडरेट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में अपने आप को ग्रो कराते हैं, ठीक है। लिव्स इन द एनारोबिक इन्वायरमेंट, यानी कि इनको सरवाइव करने के लिए
किसी भी तरीके के ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, और वैसे भी जो आर्किया होते हैं वो ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव इन नेचर होते हैं। इनको ग्रो करने के लिए ये एनारोबिक और एरोबिक दोनों तरीके के हो सकते हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी अपने आप को ग्रो करा सकते हैं, ग्रो करते हैं, सरवाइव करते हैं, और अगर ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल है तो भी ये अपने आप को सरवाइव कराने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोड्यूस मेथेन्स एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि ये जो मेथेनोजेंस आर्किया होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और एज ए वेस्ट मटेरियल, एज ए वेस्ट प्रोडक्ट वो क्या करते हैं, मेथेन्स प्रोड्यूस करते हैं। जो बेसिकली मेथेन्स क्या होता है, एज ए बायोगैस हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये मेथेनोजेंस आर्किया होते हैं बेसिकली ह्यूमंस बीइंग्स के लाइफ में ये बेसिकली हेल्प करते हैं एज ए डीकम्पोजर्स इन ए सीवेज ट्रीटमेंट, यानी कि ये जो मेथेनोजेंस होते हैं वो बेसिकली हेल्प करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो ये तक बात थी, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा आर्किया के टाइप्स के बारे में कि ये किस किस तरीके के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स क्या होते हैं, मिथेनोजेंस क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में अब हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट अब हम वहीं पे बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है स्ट्रक्चर ऑफ आर्किया, यानी कि हम आर्किया के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे अब कि आर्किया का कैसा सेल स्ट्रक्चर होता है। देखिए जो आर्किया का सेल स्ट्रक्चर होता है वो सेम टू सेम हूबहू बैक्टीरिया के ही तरह होता है, बट उनका जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो इनके कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली वो जिससे मिलकर बने होते हैं, इनका जो कंपोजिशन होता है वो डिफरेंस हो जाता है, और जो इनका स्ट्रक्चर एक ओवरऑल होता है अगर देखने को कहा जाए तो बैक्टीरिया और आर्किया का जो है वो सेम होता है। अभी हम आप लोगों को आगे उसके भी फिगर दिखाएंगे। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ आर्किया की तो ये कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक्स होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया भी आपका माइक्रोस्कोपिक होता है और आर्किया भी आपके माइक्रोस्कोपिक्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेल डोंट हैव न्यूक्लियस, यानी इनके पास किसी भी तरीके का वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स अब्सेंट होते हैं, यानी कि इसमें किसी इनके साइटोप्लाज्म में किसी भी तरीके के कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लाइक माइट्रोकांडिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड और गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ऐसे कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं जो कि इनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये तो था ये आपकी बेसिक चीजें हो गई, ठीक। अगर ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इनके डीएनए की बात करें, इनका जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो क्वाइल्ड रिंग ऑफ द डीएनए प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, यानी कि इनके साइटोप्लाज्म में क्या होगा, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा वो कैसा होगा, क्वाइल्ड फॉर्म में होगा, ठीक है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। शेप, अगर इनकी शेप की बात करें, इनकी शेप एंड साइज की बात करें तो इनका जो शेप होता है वो सेम टू सेम बैक्टीरिया की तरह ही होता है। ये फ्लैट होते हैं, क्यूबिक इन शेप होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं, कोकाई इन शेप होते हैं। अब वहीं पे अगर हम लोग रॉड शेप्ड आर्किया की बात करें तो उनकी जो साइज होती है वो 1 से 2 माइक्रोमीटर वाइड होती है, चौड़ी होती है, और 1 से लेके 5 माइक्रोमीटर लंबी होती है इनकी रॉड शेप्ड जो भी आर्किया होते हैं उनकी साइज। अगर वहीं पे हम कोकाई को देखें तो 1 से 3 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, यानी कि जो कोकाई होता है उसकी जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है वो कितनी, 1 से लेके 3 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होती है। सबसे स्मॉलेस्ट अगर, यानी कि अगर हम देखें कि जो बैक्टीरिया जो आर्किया होती है उसकी जो सबसे छोटी साइज, सबसे छोटा कितने हो सकता है कि 0.4 माइक्रोमीटर सबसे स्मॉलेस्ट आर्किया है, और वहीं पे अगर सबसे बड़े आर्किया की अगर साइज की बात करें तो वो कितना होता है
नैनोमीटर यानी 8 से 10 माइक्रोमीटर वो चौड़ा होगा और 20 से 24 माइक्रोमीटर वो लंबा होगा। ठीक है, सबसे छोटा जो आर्किया होगा उसकी साइज 0.4 माइक्रोमीटर्स होगी, और अगर वहीं पे सबसे बड़े जायंट माइक्रो आर्किया की बात करें तो 8 से 10 माइक्रोमीटर वो कैसा होगा, वाइड होगा, और 20 से 24 माइक्रोमीटर वो कैसा होगा, लॉन्ग होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं ये एक आर्किया का एक ओवरव्यू डायग्राम है। अगर आपके एग्जाम में आता है आर्किया के सेल स्ट्रक्चर के बारे में लिखने को विथ लेबल डायग्राम यानी डायग्राम के साथ, तो आप ये डायग्राम बना सकते हो। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस हम कर चुके हैं। आपको ये जो दिख रहा है बाहरी क्वाइल टाइप की स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट नहीं होगा, ये फ्लैजिला होता है। ठीक है, ये हॉलो नहीं होता है, जबकि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो वहां पे जो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है वो हॉलो होता है, और जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला होता है वो मोटा होता है, यानी कि थिक इन साइज होता है। बट यहां पे अगर हम बात करें आर्किया की, तो यहां पे जो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा वो थिनर होगा या थिनर इन साइज होगा। और ये जो फ्लैजिला है ये क्या है, ये आउटर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने कल भी बताया था कि अगर बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे तो जब एक से ज्यादा फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे तो उनको हम लोग फ्लैजिला बोलते हैं। सिंगुलर जब होगा तो उसको हम लोग उसको फ्लैजिलम बोलेंगे, और जब प्लूरल होगा तो यानी कि बहुत सारे फ्लैजिला जब प्रेजेंट होंगे तो उसको हम लोग फ्लैजिला बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की तो वो है पाइलस या फिर पिलाई, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पिलाई भी बोलते हैं, जो कि आर्किया को किसी भी होस्ट सेल या फिर होस्ट प्लांट के सरफेस पे क्या करता है, बाइंड करने में, चिपकने में बेसिकली हेल्प करता है, जिसको हम लोग पाइलस बोलते हैं। और इसमें कुछ सेक्स पिलाई भी होते हैं जिसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल या फिर आर्कियल जो कंजुगेशंस होता है उसका बेसिकली हेल्प मिलती है। और अगर हम लोग बात करें एक पॉइंट की कि जो भी आर्किया होते हैं उनमें किस तरीके का हमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, तो जो रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है आर्किया में वो कैसा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन द्वारा होता है। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और वहीं पे बात करें अगर हम कैप्सूल्स की, तो कैप्सूल जो है आर्किया में हमें बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलते हैं, जो कि एक बाहरी स्लिम लेयर टाइप की होती है। और अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, और साइटोप्लाज्म हो गए, राइबोसोम हो गया, और न्यूक्लियोइड्स हो गया, जो कि न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है तो उसकी जगह पे न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। तो चलिए हम एक एक करके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द सेल स्ट्रक्चर ऑफ द आर्किया, सबसे पहला जो हमारा है वो सेल वॉल है। आउटर मोस्ट लेयर जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, सेपरेटेड फ्रॉम दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये अलग होता है। ये सबसे बाहरी लेयर होती है, जो सेल वॉल होती है सबसे बाहरी लेयर होती है किसकी, किसी भी आर्किया के सेल स्ट्रक्चर की सबसे बाहरी वॉल जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। ये जो सेल वॉल होती है इसको हम एस लेयर भी बोलते हैं। सेल वॉल जो है वो एक्ट करता है एस लेयर की तरह भी, इसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग स्लिम लेयर भी कहते हैं। ठीक है, और जो ये सेल वॉल होता है वो थिक वॉल होता है, यानी कि बैक्टीरिया के कंपैरिजन में जो आर्किया का सेल वॉल होता है वो कैसा होता है, थिक होता है, और जिसकी मोटाई लगभग 20 से 40 नैनोमीटर्स होती है, एंड होमोजीनस इन नेचर होता है। और इसी थिकनेस की वजह से और भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है जिसकी वजह से ये जो आर्किया है वो एक्सट्रीमोफाइल्स, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं, यानी कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में भी सर्वाइव करता है। ठीक है, मेड अप ऑफ द जो ये, अब यहीं पे देख लीजिए कि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल था वो बेसिकली बना था पेप्टिडोग्लाइकेन का। बट अगर इन केस ऑफ आर्किया हम बात करें तो यहां पे जो इनका सेल वॉल होता है बेसिकली किससे बना होता है, स्यूडो म्यूरिन से एंड पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना होता है। ठीक है,
किससे मिलकर बना होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि जो इनका सेल वॉल होता है वो बेसिकली किससे मिलकर बना, स्यूडो म्यूरिन्स एंड पॉलीसैकेराइड्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट चैन से मिलकर बना होता है। ठीक है, सेल वॉल में भी जीनोम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो इनका सेल वॉल होता है, जिस तरीके से हमने बैक्टीरिया के केस में पढ़ा था कि इनका जो सेल वॉल होता है बेसिकली दो तरीके, इनको दो क्लास में इनके क्लास में डिफाइन किया गया है इनके कंपोजिशंस के बेसिस में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में एक क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में ये सवाल पूछ देता है कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट सेल वॉल हो गया। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखेंगे। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो जस्ट बिलो द सेल वॉल या फिर यस लेयर के नीचे प्रेजेंट होता है, जो कि बेसिकली बना होता है किससे, लिपिड से, लिपिड्स हैविंग ब्रांच हाइड्रोकार्बन चैन, जो कि लिपिड से मिलकर बना होता है, उसके साथ साथ ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चैन से मिलकर बना होता है, लिंक्ड टू ग्लिसरॉल बाय द ईथर लिंकेज। यानी कि जो इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बेसिकली लिपिड्स के साथ साथ ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चैन से मिलकर बना होता है। जो इनका लिपिड्स हैविंग लिपिड्स होता है, लिपिड्स के साथ साथ ब्रांच हाइड्रोकार्बन चैन के साथ ग्लिसरॉल के साथ लिंक्ड होता है, और किसके थ्रू लिंक होता है, ईथर लिंकेज के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वहीं पे साइटोप्लाज्म की, तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो थिक होता है, साइटोप्लाज्म थिक साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, अब्सेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यानी कि इसमें किसी भी तरीके के वेल डेवलप्ड टाइप के न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं देखने को मिलता है। और इस साइटोप्लाज्म में हमें 70S टाइप के राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं, यानी प्रेजेंट होते हैं, जो कि बेसिकली हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में एंड एंजाइम सिंथेसिस में। ठीक है, जो कि इनका जो दो कंपोनेंट 50S और 30S में से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इसी साइटोप्लाज्म में प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है किसी भी आर्किया या फिर बैक्टीरिया में। ठीक है, अगर न्यूक्लियोइड्स की बात करें तो ये कैसा होता है, इनरेगुलर इन शेप होता है, यानी कि न्यूक्लियस की जगह एक इनरेगुलर शेप्ड रीजन प्रेजेंट होता है, जो कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, विच कंटेन्स सेल क्रोमोसोम्स एंड मैनी प्रोटीन्स, जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। क्रोमोसोम्स जो होता है, यानी कि जो न्यूक्लियोइड्स होता है, डबल स्टैंडर्ड जो क्रोमोसोम्स होता है बेसिकली सिंपल होता है, सर्कुलर होता है एंड डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। ठीक है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है कैसा होता है, सिंपल होता है, सर्कुलर होता है एंड डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। और DNA डज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि इसमें किसी भी तरीके के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब वहीं पे हम लोग अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला जो है बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट था और आर्किया में भी प्रेजेंट होता है। थीनर होता है, यानी कि पतला होता है, थीनर देन बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया से ये पतला होती है, इसकी मोटाई कम होती है, जो कि 10 से लेके 13 नैनोमीटर्स होती है। ठीक है, और जो कि बेसिकली जो हमारा अगर बैक्टीरिया के केस में देखें तो उनका जो फ्लैजिला होता था वो फ्लैजीन नामक प्रोटीन से मिलकर बना होता था। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पे आर्किया की फ्लैजिला की, तो फ्लैजलीन के साथ साथ और किसी और भी टाइप के प्रोटीन से मिलकर बना होता है, नॉट हॉलो, यानी कि ये हॉलो नहीं होता है। अनलाइक द बैक्टीरिया की तरह इनका जो फ्लैजिला होता है वो हॉलो नहीं होता है। ठीक है, ये तो फ्लैजिला हो गया। अगर देन वहीं पे हम लोग बात करें पिलाई की, तो पिलाई भी जिस तरीके से बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है वो यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है, आर्किया में भी। हेल्प्स आर्किया सेल्स टू अटैच टू द सरफेस, यानी कि ये बेसिकली हेल्प करता है आर्किया को किसी भी सेल सरफेस से अटैच होने में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द बैक्टीरिया एंड आर्किया। आर्किया और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस अगर हमें कहीं पूछता है देखने को मिलता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है बेसिकली लिपिड्स प्रॉपर्टी है, बैक्टीरिया जो लिपिड से मिलकर बना होता है। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि ये जो हमारे आर्किया होते हैं उनमें जो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पाया जाता है, को एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में भी अपने आप को सर्वाइव कराते हैं, वो इन्हीं लिपिड्स की वजह से ही ये लिपिड्स और जो इनकी बाहरी लेयर यानी कि सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही ये क्या करती हैं, ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में अपने आप को सर्वाइव कराती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स की अगर हम लोग बात करें तो बैक्टीरिया में किससे मिलकर बना होता है, ईस्टर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड्स एंड हुपेनॉइड्स फॉर्म ए लिपिड्स बाइलेयर से मिलकर बनाता है। सम है बिस्ट्रॉयल। अगर वहीं पे बात करें आर्किया की तो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होता है बेसिकली किससे जुड़ा होता है, ग्लिसरॉल डाईईथर फॉर्म्स लिपिड्स बाइलेयर से जुड़ा होता है, और ग्लिसरॉल टेट्रा ईथर फॉर्म्स लिपिड्स मोनोलेयर्स। अगर सेल वॉल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो जो बैक्टीरिया होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है इन सम लैक सेल वॉल्स, और कुछ में क्या होता है सेल वॉल से एब्सेंट होता है। और अगर आर्किया की बात करें वेरी डाइवर्स बट पेप्टिडोग्लाइकेन इज ऑलवेज एब्सेंट, यानी कि इसमें जो होता है पेप्टिडोग्लाइकेन एब्सेंट होता है। सम कंसिस्ट ऑफ द एस लेयर ओनली, यानी कि इसमें सेल वॉल की जगह पे एक एस लेयर प्रेजेंट होती है। अदर कंबाइन एस लेयर विथ पॉलीसैकेराइड, और ये जो एस लेयर होती है बेसिकली किससे मिलकर बनी होती है, पॉलीसैकेराइड से और प्रोटीन दोनों से मिलकर बनी होती है। सम लैक सेल वॉल्स, यानी कि कुछ में सेल वॉल्स ये एब्सेंट होती है। अगर इंक्लूजन प्रेजेंट की बात करें तो यस इंक्लूजन गैल्स वैक्यूल्स वगैरह जो होता है बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, और इसमें भी प्रेजेंट देखने को मिलता है। और राइबोसोम की बात करें तो इसमें भी 70S टाइप का, इसमें भी 70S टाइप का। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर होते हैं मोर और द सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए यूजुअली सिंगल क्रोमोसोम्स होता है, ऑल लोन और द सर्कुलर डीएनए इसमें भी प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, यस सर्कुलर एंड लीनियर डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड इसमें प्रेजेंट होता है, और इसमें भी यस सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें फ्लैजिला फिब्रिल पिलाई कॉमन, फ्लैजिला पिलाई एंड पाइलस लाइक स्ट्रक्चर कॉमन प्रेजेंट होता है। और कैप्सूल और स्लिम लेयर की बात करें तो इसमें कॉमन प्रेजेंट होता है, और इसमें रेयर केस में ही प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा आज का वीडियो था, ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने आर्किया के बारे में डिटेल में पढ़ा, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।